3 जनरेशन्स आगे का सोच करके वो डिसीजन लेता था। आपको कैसा लग रहा है ये आइडिया? ठीक है, आपको आइसक्रीम खानी है, अब ये तो छोटा डिसीजन है, ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको आइसक्रीम खानी है, आपको आयुर्वेद के रूल्स पता है, रूल्स छोटे छोटे आपको पता है, जैसे कि गर्मी के टाइम पे खा सकते, ठंड के टाइम पे खाओगे तो आपको साइनस और ये सब चीज़ें प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, तो नहीं खाना चाहिए। आपको कुछ मेजर करना है, आप 3 पीढ़ी आगे सोच के करोगे, वो चीज़ अपने आप रीयूज़, रिपर्पस, रिड्यूस उसमें आ जाएगी, अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगी उसमें रिपर्पस, अपने आप वो चीज़ स्ट्रॉन्ग बनाओगे। पहले तो आजकल यूज़ एंड थ्रो के चक्कर में इतनी सारी चीज़ में क्वालिटी स्टैंडर्ड गिरा दी गई है, ठीक है, इनफैक्ट उसमें बड़ी बड़ी चीज़ भी आ जाती है। मुझको पता है, मेरे पास, मेरे दादाजी के पास एक पोजो थी, फ्रेंच गाड़ी है, 16 साल तक उसको इंजन को टच भी नहीं किया, उसको खोला ही नहीं है इंजन को, जिसमें कहते हैं ना, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट होता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज का शिकार हो जाता है इंजन होता है, टायर और वो सब चीज़ें बदलता है, वो तो ठीक है। तो 16 साल तक वो फ्रेंच गाड़ी को हमने खोला नहीं था और चलती रहती थी अच्छे से, ठीक है, खुद चलाते थे वो, एक ही, इसको फर्स्ट हैंड ड्राइव कहते हैं उसको, मतलब एक ही आदमी चलाता है उसको, ठीक है। 16 साल तक इंजन को चलाया नहीं। हमारी गाड़ी आज हमने जस्ट देखा 5 इयर्स हुए उसको, 5 साल हुए, इंजन खोलना पड़ा उसको, इंजन में गड़बड़ है, इंजन फायरिंग नहीं कर रही, पिस्टन उसके ऊपर, गाड़ी मिस हो जा रही है, तो गाड़ी ऐसे ऐसे चल रही है 5 साल में। अभी हमने तो इतनी चलाई भी नहीं है। तो पार्ट्स में ऐसे अभी भी ऐसे मिस्टेक कर रहे हैं वो लोग, कि ऐसे पुर्जे ऐसे छोटे छोटे बना रहे हैं, या वीक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, या पता नहीं क्या हो रहा है, ताकि वो लोगों का बिजनेस चलता रहे। आप इस साल पे गाड़ी ख़राब हो जाएगी, अभी नेक्स्ट ईयर, डे आफ्टर टुमारो, तो हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, तो हमको फिर से नया गाड़ी खरीदने का फोर्स आ जाता है, धक्का मिलता है जब कि अरे यार 5 साल हो गए, अभी गाड़ी वो खटारा हो गई है, अभी 5 साल में खटारा हो गई। जबकि मुझको पता है 15 साल पहले तो बापूजी की गाड़ी मेरी जो थी वो चलती थी, अच्छे से चल रही थी, उसके बाद भी नहीं खोलना पड़ा इंजन। तो ये सब चीज़ें हमको ध्यान में आ जाएगी कि हम लोग जो कल्चर जो चला रहा है ना यूज एंड थ्रो का, उसकी वजह से बहुत सारा एनवायरनमेंट को नुकसान झेलना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हमको इसमें से निकलना पड़ेगा। आप कभी भी फ्यूचर में कोई भी चीज़ बनाओ ना, तो उसको ये चीज़ ध्यान रखना कि पानी को, हवा को और पृथ्वी को, ये तीनों को हार्म तो नहीं कर रहा है ना आपका प्रोडक्ट। अगर हार्म कर रहा है तो उसको कैसे कम से कम किया जाए, उसके ऊपर ध्यान रखना। और देखना आपकी कंपनी, उसकी वजह से आपको बहुत सारे सर्टिफिकेशंस इजीली मिल जाएंगे, आपकी कंपनी वैल्यू हाई रहेगी उसकी वजह से। जो कंपनी वेस्ट में ध्यान नहीं रखती है कि उसका वेस्ट कैसे मैनेज हो रहा है, वो कंपनी बहुत नॉमिनल, नॉर्मल, ऐसे तो बहुत सारे लाखों कंपनियां हैं, बट वो जो कंपनी जो उसका वेस्ट को ध्यान रखती है, उसको बिगड़ने से बचती है, या ऐसी प्रोडक्ट, आपको भी पता है, कोई भी स्पीकर लेते हो, फॉर एग्जांपल छोटी सी चीज़ लेते हो, तो उसमें से सोनी का स्पीकर लोगे तो उसमें से आवाज़ अलग आती है, उसमें उसकी बिल्ड अच्छी सी होती है, उसको हैवी होता है, उसमें से वायर भी उसका स्ट्रॉन्ग होता है, ऐसे सब छोटी छोटी चीज़ें होती है उसके बारे में। दे केयर अबाउट देयर प्रोडक्ट, कि हमारा प्रोडक्ट बाहर मार्केट में जा रहा है, किसी की कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, हाँ, ऐसे करके प्रोडक्ट बना दे। और दूसरी कंपनी ऐसी भी होती है कि उसने चिपका दिया सोनी का लेबल, SONI, भाई सोनी, वो भी सोनी ऐसा स्पेलिंग करके बदला दिया, और उसमें से ऑब्वियसली आपको पता है खर 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 आवाज़ आती है, वो लाइट वेट होता है, गिर जाता है तो टूट जाता है, ऐसी सब चीज़ें, ठीक है। तो जो आपको ये भी टारगेट करना है पहले, ये चीज़ को, ऐसी चीज़ खरीदो या ऐसी चीज़ के लिए पैसा इकट्ठा करो जो चीज़ लंबे समय तक आपको फ्यूचर में भी हेल्प करेगी। अभी तो इंटरनेट की वजह से आपको रिव्यूज़ भी पढ़ सकते हैं, रिव्यूज़ मतलब कौन सा प्रोडक्ट में क्या चीज़ अच्छी है, उसके बारे में बहुत सारे लेख होते हैं, आप उसको पढ़ो और उस हिसाब से कोई भी चीज़ खरीदो, ठीक है। आपका प्रोडक्ट लॉन्ग लास्टिंग होगा, 1 साल की जगह 2 साल चलेगा, तो आपको हेडेक तो नहीं है 1 साल के बाद कि फिर से नया लेना पड़ेगा। उसको रिव्यूज़ को पढ़ करके कोई भी चीज़ लेना चाहिए। क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए पैसा इकट्ठा करने का स्टार्ट करना चाहिए। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, अभी ये बात हुई थी यहाँ पर, मैनेज और रिसोर्सेज क्यों करने चाहिए, ताकि हमारी भविष्य पीढ़ी को भी, जैसे मैंने समझाया, 3 जनरेशन आगे सोच करके कोई भी डिसीजन लो। अब फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, उसको क्यों बचाना चाहिए? तो पहली बात तो फॉरेस्ट में आएंगे तो फिर अब ऑक्सीजन का भंडार है वो। सेकंड चीज़, आपको मेडिसिनल का भंडार है, हमको पता नहीं है,
100%, मैं तो कहूँगा 100% मेडिसिन जो है उसका सोर्स जो है वो फॉरेस्ट है, ठीक है ना। उसमें से एक्सट्रैक्ट निकाल के उसको वाइट फ्लावर के साथ मिक्स कर देते हैं तो आपके लिए टेबलेट बन जाती है, पर उसका सोर्स देखोगे ना तो वो फॉरेस्ट ही है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, तीसरा क्या है आपको, आपका नेचुरल अंदर का इंस्टिंक्ट क्या है। हम लाखों करोड़ों साल से जी रहे पृथ्वी में, हमारा वंश जो है वो कहाँ जी रहा था, बिल्डिंग में जी रहे थे। अभी तो ये तो 300-400 साल पहले सीमेंट बनाया है, सीमेंट निकला है, फॉरेस्ट में जी रहे थे हम। राम वनवास गए थे ना, कहाँ रह रहे थे, फॉरेस्ट में रहे। फॉरेस्ट में हम लोग यहाँ से आए और हम लोग फॉरेस्ट को ही काट रहे, इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी कोई भी चीज़ नहीं होगी। फॉरेस्ट में जाते ही हम एक अलग तरह का महसूस करते, फीलिंग्स जिसको कहते हैं, हम लोग एकता वहाँ पर अनुभव करते। वहाँ के बर्ड्स की आवाज़, वहाँ की भीनी भीनी मिट्टी की स्मेल, वहाँ के पेड़ पत्तों में से रोशनी आती हुई नीचे, तो ये सब चीज़ें को, हाँ, हवा जो होती है वहाँ की ठंडी ठंडी हवा होती है वहाँ पर अलग से, ठीक है ना। तो वो चीज़ जो हम लोगों को बाय एंसेस्ट्रल पास्ट हमको वो मिली है ना, तो वो हम लोगों को, अभी हम लोग ऐसे कहें कि हमारे फ्यूचर की जनरेशन हमको ना महसूस करे, ज़रूरत नहीं है। ये क्या फेयर लग रहा है ना, कि आपको फेयर लग रहा है इसके कि नहीं करना चाहिए, उसको ज़रूरत नहीं है, पर हम इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, एक चिप्स का पैकेट लिया, हमने क्या किया पता है हम लोगों ने, हमने वो चिप्स की पैकेट की कंपनी को कहा कि तुम्हारी चिप्स बहुत अच्छी है, तुम और भी पैकेट्स बनाओ ऐसे। क्या किया हमने, हमने सिर्फ प्लास्टिक नहीं, अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, हमने उसको कहा कंपनी वालों को कि तुम चिप्स बहुत अच्छे से बनाते हो, तुम ये काम तुम्हारा जारी रखना, पहली बात, ठीक है। अब वो कंपनी वाला क्या कहेगा, यार इस बार तो 1 लाख पैकेट ज़्यादा भी किए, जिसमें से हर्षिता मैम ने लिया है, रोशनी मैम ने लिया है, अनामिका ने लिया है, पैकेट्स लाख पैकेट ज़्यादा बिक गए इस बार। तो अब तो हमको ज़्यादा तेल मंगाना पड़ेगा और ज़्यादा आलू भी मंगानी पड़ेगी एक्स्ट्रा वेफर्स बनाने के लिए। हमको तेल कहाँ से मिलेगा, अरे भाई तेल को बनाने के लिए वो पाम ट्री होता है, पाम ट्री तो सब जगह उग रहे। अच्छा फॉरेस्ट पड़ा है वहाँ पर, काट डालो फॉरेस्ट, वहाँ पर पाम ऑयल उगाएंगे, पाम ऑयल के ट्रीज़, यही सब चल रहा है। अमेज़ोन में आपने सुना था फायर पकड़ी थी वहाँ पर, वो क्या था, अभी आपको पता है वहाँ पर क्या उगा रहे। जब फॉरेस्ट जल जाता है, वो न्यूज़ में आ गया, आपको पता है वहाँ पर जल गया तो सपाट हो गया, उसके बाद क्या हुआ वहाँ पर आपको पता है, वहाँ पर मज़े से उगा रहे पाम ऑयल्स उगा रहे आपकी वेफर्स के लिए। भाई सोचो छोटी छोटी बातें, क्या है, पॉपुलेशन है, बच्चे हैं, बच्चे के लिए मम्मी जो है वो थोड़ा सा टाइम कम निकाल रही है, पैकेट्स थमा देती हैं, गोपाल के पैकेट, बालाजी के पैकेट, वो सब जा रहे हैं नाश्ते के टाइम पे, जा रहे हैं या नहीं, आप स्पष्ट कहना, मेरे को तो नहीं पता, आप बताओ खुद, आपने देखा होगा या आप देख रहे हो कि उसके पे पैकेट्स, बच्चे को भी ऐसे आदमी रखा है मार्केटिंग के लिए कि वो टेस्ट को चेक करते कि बच्चे को टेस्ट कैसा अच्छा लगता है, ऐसी फ्लेवर्स डालते आर्टिफिशियल, नेचुरल नहीं है फ्लेवर्स, उसके आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डाल के उसका टेस्ट को इतना एनहांस किया जाता है कि आपको उसके बिना चलता नहीं है, एडिक्टेड हो जाते हो आप छोटे बच्चे से। और फिर वही पैकेट्स को रिसोर्सेज कम पड़ जाते, तब वो लोग मार्केट फोर्सेस को यूज़ करके, उसका बाइंग पावर यूज़ करके, अब बहुत बड़ी कंपनियां हैं, वो लोग पैसे खर्च करके फॉरेस्ट काट सकती है इसे, या ख़रीद सकती है गवर्नमेंट से, ख़रीद करके वहाँ पर उगा देती है, या दूसरे को कहती है, जो डेवलपिंग नेशन है, दूसरा डेवलपिंग नेशन है, उसको कह दे कि तुम लोग उगाओ हमारी प्रति, मेरे लिए पाम ऑयल उगा दो, मैं आपके पास से खरीदूंगा। वो कहेगा कि हम तो पुअर कंट्री है, हमारे पास फॉरेस्ट का कोई मतलब नहीं है, काट डालो, चलो हम लोग पाम ऑयल उगाएंगे, और उसको पाम ऑयल को इंडिया को चाहिए। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि एट द एंड सब चीज़ें के पूंछ जो है वो हमारे साथ ही जुड़ रही है। हम लोग एक तरह का माइंडसेट से आए पृथ्वी में, उसमें मार्केट का क्या क्या आपका टाइम ले रहा है और उसकी वजह से आपका क्या ब्रेन वॉश हो रहा है, उसको देखना चाहिए, और फिर आपके द्वारा या आपके पास से क्या सॉल्यूशन हो सकता है, आप क्या सॉल्यूशन कर सकते हो, आपको सोचना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ द अर्थ इज डिपेंड्स ऑन एवरी स्मॉल डिसीजन दैट वी मेक,
be it as small as what kind of water we should drink, what kind of food that we should prepare, उसके ऊपर निर्भर आ जाता है। हर रोज़ की मनरा की ज़िंदगी में जो नॉमिनल से नॉमिनल छोटा सा छोटा डिसीजन हम मेक करते, उसके ऊपर से ये बहुत सारे मार्केट फोर्सेस को पावर मिलता है। और उन लोगों के पास बुद्धि क्या है? बुद्धि है ही नहीं। उसके पास क्या है? पी फॉर प्रॉफिट। क्या है? पी फॉर प्रॉफिट। उन लोगों के लिए उसके बोर्ड मेंबर्स होते हैं, मालिक एक नहीं होता है, बोर्ड मेंबर्स होते हैं, उसके नीचे शेयर होल्डर्स होते हैं। वो कहता है इस हफ्ते, इस 3 महीने में, इस क्वार्टर में कितना पैसा हुआ? अच्छा कम हुआ, अरे यार छोड़ो इस कंपनी को, दूसरी कंपनी में पैसे डालते हैं। तो वो पैसा उठा लेते हैं उस कंपनी से। तो वो कंपनी को क्या करना पड़ता है? पैसे को पकड़ने के लिए कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिखानी पड़ती है। तो वो एक तरह का मेलिशियस मॉन्स्टर क्रिएट हो जाता है उसमें। वो लोगों को, वर्कर्स को नहीं चाहिए कि वो लोगों को सैक हो जाए, वो लोगों को जॉब से हटाया जाए। तो वो लोग भी सबसे बेस्ट काम करते हैं उसका। उसके ऊपर वाले लोग, मैनेजर्स लोग, वही सबसे बेस्ट काम करते हैं कि हम लोग दिखाएं कि इतने सारे वर्कर्स अच्छे से काम करें। उसके टॉप वाले को वो दिखाता है कि हम लोग हर 3-3 महीने में, एवरी क्वार्टर वी आर मेकिंग प्रॉफिट, हमारा चार्ट ऊपर जा रहा है भाई, हमको निकालना मत। हाँ, हम ला रहे चार्ट ऊपर जा रहे, देखो इस महीने में इतना लाभ करी है हमने। समझ में आ रहा है? प्रॉफिट की ड्रिवन कोई भी कंपनी होती है उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आती है। एट द एंड ऑफ द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द अर्थ में बिजनेस कोई भी मॉडल काम नहीं आता है। अब क्या करेंगे? अच्छा, अभी ऐसी ये भी हो रहा है कि पोल्यूशन हो गया, जैसे कि पोल्यूशन हो गया, अब आप सोलर पैनल्स जो पहले कभी भी नहीं बिकते थे, पहला फ्लैट था, अभी सोलर पैनल्स का भी भाव, मतलब सेल्स बढ़ रहे हैं। मतलब कोई भी चीज़ बढ़ना बढ़ना बढ़ना, उसको अच्छी बात कहते हैं क्या? कहीं पर तो किसी को भी रुकना भी चाहिए या नहीं? तो वो जनरेशन आप लोग है, हम लोग है, आपकी आगे वाली जनरेशन भी है, वो ब्रेक लगाने वाली जनरेशन है। जो चीज़ अनफैथमेबल ग्रोथ 8% से डबल डिजिट में 10%, 11%, 13% ग्रोथ पर ईयर, जीडीपी जिसको कहते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपका जो है वो 12-16% टच कर रहा है। उसका मतलब है आपका पैसा जो है वो 10-12%, मतलब 10 साल में डबल हो जाएगा वो पैसा जितना है वो। आपको लग रहा है कि आपके घर के अंदर पैसा भी जो वो डबल हो रहा है? वो नहीं हो रहा है 10 साल के अंदर, लेकिन किसी ना किसी का पॉकेट बढ़ रहा है, 10 गुना हो जा रहा है 10 साल में। तो वो किसका हो रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। क्या आप उसको पैसे दे रहे हो, वो सही आदमी है वो आपका पैसा रखने के लिए? वो क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा। या फिर आप एक ऐसा बिजनेस ऐसा बनाओ फ्यूचर में जो एटलीस्ट ये 3 चीज़ों को ध्यान में रखे, जो एयर, वाटर एंड अर्थ को डैमेज न करे। ऐसी टाइप के बिजनेसेस बनाओ, वो लंबी भी चलेगी, आपके साथ बहुत सारे लोग भी जुड़ेंगे। अभी तो अवेयरनेस आ रही है, ठीक है ना? तो ऐसे टाइप की बिजनेसेस बनाओगे तो बहुत सारे आपको हमदर्दी नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको बिजनेस पार्टनर मिलेंगे ऐसे अच्छे से। तो आपको मक्कम रहना पड़ेगा कि आपकी कैसी चीज़ करनी है। जैसे जिसको कहते हैं ना, जैसे प्रवाह चल रहा है पानी का, वैसे उसमें बह जाना है, या पहले कम से कम आपको स्टॉप लगाना है कि नहीं, मैं जो करना है मेरे को, मेरे हिसाब से ये जो है मेरी लड़ाई नहीं है, पर मेरे को सही काम करना है, अड़ जाना है। फिर उल्टा आप जा करके सोर्स में जा रहे हो या उसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करो, वो अलग चीज़ है। बट एक बार ब्रेक लगा दो, ठीक है? ब्रेक लगाना बहुत ज़रूरी है हर एक चीज़ में। एक एक थॉट आपके अंदर आता है, आप उसको सोच करके देखो 3 पीढ़ी के आगे, अगर बहुत मेजर डिसीजन है तो, बहुत सिंपल डिसीजन है तो उसका भी रिपोकशंस देखो। जैसे कि सिंपल में आपको बताया, वेफर्स खाने से आपका जंगल कट रहे, वहाँ पर आपके नाम पे भले दसरों लाखों दूसरे नाम भी है जो आपके साथ जुड़ जाते हैं, पर उसमें आप हर्षिता मैडम, रोशनी मैडम और अंकिता मैडम का चिप्स का पैकेट खाया, हमको उगाना ही, काटना ही पड़ेगा फॉरेस्ट, पाम ऑयल उगाना ही पड़ेगा एक्स्ट्रा। भाई चिप्स खा रहे हैं वो लोग, और एक बार नहीं, महीने में 3-3 बार खा रहे हैं। वो डेटा रहता है अब तो, किससे? कंप्यूटर से। डी मार्ट में जितना भी स्टॉक आप लोगों को खरीदते हैं ना, वहाँ से वो ऐसे टूट करती है ना, वो जो औरत है वो वहाँ पर जो POS टर्मिनल में होती है, वो पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल में, वो क्या कर रही है? वो सिर्फ आपका बिल नहीं बना रही है, वो वहाँ पर उसके हेडक्वार्टर में भेजती है कि इस साल इस तारीख को इस महीने में ये व्यक्ति जिसका कोड ये है, उसने चिप्स भी खरीदी, चीज़ पैकेट भी खरीदा और पनीर भी खरीदा।
अब वो तीनों जन को कह देता है भाई तुम्हारा बढ़ गया, आज तुम्हारा भी बढ़ गया, तुम्हारा भी बढ़ गया, हाँ अच्छा आज इतना बढ़ गया, हाँ इतना बढ़ गया, ओके ओके। ये कंप्यूटर के द्वारा हो रहा है हर बार, हर एक क्षण, ठीक है। तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, आप डेटा किसको फीड कर रहे हो और कैसा डेटा फीड कर रहे हो आपका परचेस एक तरह का डेटा हो जाता है उसके लिए, और उसके हिसाब से वो लोग प्लानिंग करते हैं। समझ में आया? इस त्यौहार पे दिन ये चीज़ ज़्यादा बिकी, ये हुआ, अब वो इन्फॉर्मेशन जाता है वो कंपनी को कि ऐसे ऐसे त्यौहार पे ये चीज़ ज़्यादा बिकती है, तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए वो क्या तैयारी करेगा, ज़्यादा लेके आएगा, पैसा कम करके उसमें पैसा भी बढ़ा देगा, शायद पैसा कम भी नहीं करेगा, उसको पता है त्यौहार आने वाला है, पैसा बढ़ा देगा वो और फ्लड कर देगा वो मार्केट से, आपको लेना ही पड़ेगा उसके पास से, दूसरे के पास से कंपनी को ले लेगा वो, दूसरी कंपनी 5 कंपनी उसे बेच रही है उसके पास से, वो कंपनी का प्राइस जान करके उसके साथ 1:1 ऑफर ऐसा कुछ करके निकाल देगा उसका प्रोडक्ट, ठीक है ना। कुल मिला के आपको पास क्या प्रोडक्ट है, सब स्टैंडर्ड, सब क्वालिटी, उसकी जो भी टूटे हुई चीज़ होती है उसके अंदर सस्ता करने के लिए क्या करता है वो, दूसरा क्वालिटी के ऊपर ध्यान नहीं देता है, तभी तो सस्ता होता है, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें उसके साथ जुड़ी जाती है। फॉरेस्ट हमको लेके इसके लिए चाहिए 3 चीज़ मैंने आपको बताई, इसमें जो लिखा है वो भी आप एक बार पढ़ लेना। तो फॉरेस्ट में फोडर भी होता है, ये भी एक चीज़ हमको मिस हो गई यहाँ पर समझने का। फोडर मतलब घास फूस, जो चारा कहते हैं हम उसको गाय के लिए, वो फोडर फॉरेस्ट में मिलता है। जैसे कि हम लोग को गाय को खाना देना है, खाना के लिए 20 kg चाहिए गाय को, अब वो 20 kg घास कहाँ उग रहा है यहाँ पर, बहुत सारा सिटी में तो उगता नहीं जितना घास, तो वो फॉरेस्ट में मिलता है ऐसे सब घास, ठीक है। फ्लैटलैंड्स जहाँ पर होती है, प्लेन्स जिसको कहते हैं, वहाँ पर उगता है। तो फॉरेस्ट चाहिए इसके लिए भी। पहले तो ऑक्सीजन के लिए कहा हमने, औषधि के लिए कहा हमने, तीसरा हम लोगों को फैक्टर ऑफ वेलनेस, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ आप जंगल से आए हो 1000 साल भी नहीं हुए, हम लोगों को जंगल में अच्छा लगता है, तो फैक्टर ऑफ वेलनेस कि आपको अच्छा लगता है, इसके लिए जंगल होना चाहिए। तीसरा अभी फोर्थ हमने लास्ट कहा कि वो फोडर की तरह, उसमें से बहुत सारा कैटल के लिए फोडर मिलता है, तो फॉरेस्ट होने चाहिए, फॉरेस्ट को काटना नहीं चाहिए। फॉरेस्ट में काट करके उसमें आपके जो रिक्रिएशनल स्लाइड्स और वाटर पार्क्स उस करने का कोई अच्छी काम नहीं करना है, ऐसा ये उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव। हाँ, एक तरह का छोटा फॉरेस्ट्री तो होता है, खेत क्या होता है, फॉरेस्ट्री तो है एक तरह का, ध्यान से देखा जाए तो। हाँ, वेस्टर्न लोग यहाँ पर आकर के मोनोकल्चर में ज़्यादा ध्यान दिया क्योंकि वो लोग पैसा या टैक्स हमारे ऊपर लगाने लगे, और हमारे खेडूत के पास पैसा ऐसे मात्रा में नहीं था कि वो लोग हर साल या हर हफ्ते हर महीने वो उसको टैक्स देते रहे। तो वो लोगों ने ऐसे कहा कि हम लोग आपको टाइप का अनाज जो चाहिए वो आपको दे देंगे, और वो लोगों ने कहा हम लोग गेहूँ दो, इसलिए गेहूँ का जो है वो चलन बढ़ गया है, खास करके इंडिया से। वो लोग सेट कर गए ये सब, हम लोग गेहूँ नहीं खाते थे। गेहूँ किसके लिए बना है, ब्रेड बनती है उसमें से, ब्रेड किसकी खुराक है, हमारी तो नहीं थी। हम लोग बाजरा, जुआर और बाजरी खाते थे, सब चीज़ें है ना, राजगर और ये सब चीज़ें, रागी खाते थे बहुत सारा। क्या गया है वो, कहाँ गया सब, ये हम बहुत सोच समझ के हमको देखना पड़ेगा। क्या हम अभी भी गुलाम हैं क्या, हम लोग जो है वो अभी भी गुलाम ही पड़े हैं, क्योंकि हम लोग गेहूँ खा रहे, गेहूँ उगा रहे, सब लोग ऐसे ही सोच रहे। और तो और आपको मैं एक सिंपल बात बता देता हूँ, हमारे खेत में एक गुआवा का प्लांट है, मैंगो का प्लांट है, बनाना का प्लांट है, ठीक है, 3 प्लांट्स हो गए। हम लोग ने उसमें इस साल में एक टाइप का गेहूँ उगाया। वाइट पर्सन ने या वेस्टर्न ने आकर के कहा आप इस नेक्स्ट साल में तुमको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। आपके पास लैंड उसने बढ़ा दी, नहीं बढ़ाई, उसने लैंड कहा इतनी ही लैंड में से कितना बनाना है, 20% ज़्यादा हमको गेहूँ देना है तुमको। वो क्या करेगा, वहाँ से गुआवा का झाड़ हटा देगा, वहाँ से बनाने का झाड़ हटा देगा, वहाँ से मैंगो का झाड़ हटा देगा। समझ में आ रहा है क्या हुआ है खेत में। पहले ज़माने में खेत में सब चीज़ें थी जो हमको खाने के लिए चाहिए थी, विविध प्रकार के फ्रूट्स थे, हम लोगों ने सब हटा दिए। क्यों, क्योंकि पहले ज़माने से हमने परदादा लोगों को टैक्स दे के दबा दिया। और हमको लगता है कि हाँ तो ज़रूरत नहीं है, झाड़ को हटा दो, एक ही चीज़ उगाएंगे हम, नीट लगता है, अच्छा लगता है दूर से। भाई तुमको एक चीज़ खाने में दर्द हो जाता है, दूसरे दिन वही चीज़ भिंडी खाओगे, हर रोज़ भिंडी खाओगे, तुमको पेट दुखाएगा, और तुम पृथ्वी को कह रहे हो कि वो एक ही चीज़ उगाओ, एक ही चीज़, पृथ्वी को भी पेट दुखाता है भाई। वो वहाँ पर भेजता है इंसेक्ट्स, पता है आपको, इंसेक्ट्स जो होते हैं
वो नेचुरल बैलेंसिंग इक्वेशन करने के लिए आते हैं आपका। यहाँ पर ये सब शोषण हो रहा है एक ही टाइप का न्यूट्रिएंट्स का, तो वो इंसेक्ट्स वहाँ पर पैदा हो जाते हैं अपने आप नेचुरली, क्योंकि वो चीज़ ही नेक्स्ट ईयर में कमज़ोर हो जाएगी, वो प्लांट कमज़ोर होगा तो सिकनेस लेके आता है प्लांट, क्योंकि वो कीड़ी खाने आते हैं उसको। कोई भी तंदुरुस्त छोड़ होता है, तंदुरुस्त ट्री होता है, उसके ऊपर कभी भी इंसेक्ट्स आते नहीं हैं। जो नबड़े और लूज जो होता है ना, वो ऐसे उसको ही मारने और खाने के लिए कीड़े आते हैं। हम लोग कहते हैं टर्माइट्स खाने के लिए आ जाते हैं झाड़ को। वही झाड़ मर रहा था, उसको हेल्प करने के लिए आया है। वो झाड़ कहते हैं मैं मर रहा हूँ, मेरे को सही से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, हाँ, तो वो टर्माइट्स आकर के उसको खा जाते हैं। अच्छे तंदुरुस्त ट्री को यहाँ पर क्यों, कैसे बहुत सारे ट्रीज़ हैं, उसके ऊपर उधई क्यों नहीं आ रही है? सीधी सी बात है ना, ये भी सब लाइव ट्रीज़ है, उसके आजू बाजू उड़ती भी होंगी टर्माइट्स, पर उसको क्यों नहीं खा रही? वो तंदुरुस्त झाड़ है, इट इज़ सेइंग आई एम हैप्पी, तो वो उसको कोई टच नहीं करता। अच्छा, बाय द वे आपको ये बात भी समझा दूँ, लाइफ में जब आप आपकी बाउंड्रीज, अब ये फिलोसॉफिकल बात मैं बता रहा हूँ, इसमें कहीं पर इसके साथ लिंक ही नहीं, आपकी लाइफ में जब आपकी बाउंड्री को छोटा कर देते हो, दूसरा का कहने का मानने का आप उसको सही मान लेते हो और अपने आप की आवाज़ को दबा देते हो, तब आपके ऊपर हावी हो जाते हो दूसरे के प्रति, और आपका जो है स्वाभिमान कम हो जाता है, ठीक है ना। तो ऑलवेज आपकी एक तरह के लेवल का वॉल रखना चाहिए फ्यूचर में भी, खास करके आप लोग टीनेज से ऊपर आ गए हो, इसलिए कोई भी तरह का आपको कुछ कहे उससे पहले वो वॉल से टकराए, ठीक है ना। आपकी वॉल ऑलवेज टॉल रखनी चाहिए, स्वाभिमान आपका स्ट्रांग होना चाहिए। कोई कहे कि ऐसा करो, ऐसा होगा, ऐसा अच्छा लगेगा, आपको कोई थोड़ी देर के लिए हंसा दे इसलिए वो अच्छा है, ऐसा नहीं मानना है। वो ढोंग करता होगा, किसको पता है। आपको जांचना का फ़र्ज़ है और जिम्मेदारी भी है, जांचो कोई भी चीज़ को। और जांचने का एक बहुत बड़ा अच्छा सीक्रेट ये है कि वो चीज़ जांच करके अगर बदलती नहीं है, एक दिन, 2 दिन, 1 महीने तक बदलती नहीं है, तब वो आदमी या औरत या जो भी वो सही है, ऐसे मान सकते हैं। बट वो बदल जाती है, उसका व्यूज़ बदलते रहते हैं, आज उसने अच्छा किया, कल उसने ख़राब कह दिया आपके लिए, तो समझ लेना कि वो फ्रॉड है। कुछ भी काम हो, कुछ भी औरत हो या कुछ भी आदमी हो, ऐसे करते हैं। जो चीज़ से वेवर होते हैं, इधर से उधर होते हैं, उधर से इधर होते हैं, तो समझ लेना कि आदमी फ्रॉड है या औरत फ्रॉड है, उसको से चेतावनी से दूर से समझ लेना है। और किसी और की कोई भी ओपिनियंस जो भी होते हैं उसको समझ करके सुन नहीं लेना कि वो सही है, भले वो आपके एज से बड़ा हो या जो भी हो। आपको खुद आपका लॉजिक यूज़, ब्रेन दिया गया आपको, उसको यूज़ करके चेक करो कोई भी चीज़, ठीक है ना। ये फिलोसॉफिकल आउट ऑफ द पॉइंट था, बट ये ज़रूरी है खास करके। मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, द चिपकू आंदोलन वहाँ पर दिखाई जा रहा है मुझको 274 में। हाँ, द मूवमेंट ओरिजिनेट 1 2 3 4 5th 6th लाइन में हूँ मैं, ऊपर से पेज 274 6th line. The movement originated from an incident in a remote village called Reni in Garhwal, high up in the Himalayas during the early 1970s. There was a dispute between the local villagers and a logging contractor. देखा आपने, logging मतलब लकड़ी काटने वाला contractor, whom had been allowed to fell trees in the forest close to the village. इसको इजाज़त मिल गई थी गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट के पास से, कि वो ट्रीज़ को फेल मतलब ट्रीज़ को गिरा दे, और वो लोग उन्हें जान दे दी इसको कि बाय ट्री को हग करके। अब वो ट्री को हग कर रहे तो वो लोग उसको काट नहीं सकते, इसकी वजह से वो बच गए ट्री से। बहुत सारे लोग मर भी गए होंगे इसमें, आई डोंट थिंक ऐसे ही चलती रहती है। ये स्टोरी बहुत पुरानी है, बहुत सारी बुक्स में भी लिखते हैं वो लोग, चिपको आंदोलन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैंने बोला था कि आप लोगों को फॉरेस्ट के साथ लगाव क्यों होना चाहिए। पहले तो हम लोगों को ये चीज़ को समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ के साथ लगाव कब होता है, जब उसको एक्सपीरियंस करते हैं पहले, ठीक है। एक्सपीरियंस ही नहीं करेंगे तो हम लोगों को लगाव उसके साथ होगा ही नहीं। हम लोग कहेंगे कि हम लोगों को चॉकलेट आइसक्रीम अच्छी लगती है, भाई तब कब, जब आपने एक बार ट्राई की होगी तब ना। अब मैं आपको कह दूं कि एक बहुत अच्छी फ्लेवर आई है, उसका नाम है
गुगुआ, ऐसा कुछ अजीब सा नाम, गुगुआ फॉरेस्ट। चॉकलेट से भी अच्छी आएगी गुगुआ फॉरेस्ट आइसक्रीम फ्लेवर। अब आपके माइंड में इसके साथ लिंक ही नहीं हो रहा गुगुआ फॉरेस्ट क्या है ये। अब आपको उसको पहले टेस्ट करना पड़ेगा। इसलिए फॉरेस्ट में एक बार आप लोगों को जब मौका मिले तब आप एक बार हो आना। हम लोग तो गए थे अभी रिसेंटली, हम लोगों ने इसका वीडियो भी डाला था। ट्रीज़ दैट आर ऑलमोस्ट 10 फ्लोर्स हाई, मतलब 10 मंजिले ऊंचे ट्रीज़ है। बहुत सारे रूट्स ऐसे नीचे वापस आकर के इतना सारा बड़ा सा ट्रीज़ का थड़ होता है, और ऊपर से एक अजीब सी सनसनाहट, मतलब बिल्कुल शांत होता है। ये जो आवाज़ आ रही है ना, हूँ, ये ऊपर से फैंस आवाज़ कर रहे हैं, कुछ भी आवाज़ नहीं होता है। क्रिकेट्स की आवाज़ है, ऐसा कुछ होता है, और पानी का झरने की आवाज़ आती है कहीं दूर से। ऐसी सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहिए। नेचर को हम लोग एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्या हम लोगों ने मिस किया। ठीक है, और वो सब चीज़ें ज़्यादातर फ्री होती है। फॉरेस्ट रिजर्व्स लगभग जितने भी है वो सब फ्री है, आपको एंट्री फीस ऐसा कुछ देना पड़ता है मैक्सिमम, बट फ्री होता है। उसमें से आपको घूमना चाहिए, उसमें देखना चाहिए। ठीक है, सिंगापुर तो सब लोग जाएंगी, आप लोग भी एक दिन जाएंगी आप वहाँ पर फॉर एग्जांपल, या कश्मीर या ऐसी सब जगह पर तो जाएंगे, पर एक बार घूमने का, फॉरेस्ट का एक बार दिल में एक तमन्ना रखो। ठीक है, इट विल बी अ वेरी बेनिफिशियल दिस थिंग। मैं इसमें स्पीड में फिनिश कर रहा हूँ अभी, आपको तो ठीक हो ना फॉर हाफ एन आवर वट एवर। ठीक है, रेन्स, बारिश जो होती है वो फॉरेस्ट के द्वारा मेंटेन होती है। ठीक है, पहली बात तो फॉरेस्ट जो होता है वो इवेपोरेशन नहीं करता है, पानी नीचे से उठाता है। नीचे से कहाँ से? 200 मीटर्स तक रूट्स जाते हैं नीचे उसके। ठीक है ना, और उठाता है ट्रांसपीरेशन के द्वारा, ऊपर लेके आता है फॉलेज के ऊपर। अब जब वेपोरेशन होता है तब वेपोरेशन आपकी पृथ्वी की सतह इतना होता है, इतना होता है, उसके ऊपर जितना भी मॉइस्चर है वो धूप की वजह से इवेपोरेट हो जाता है। पर जब पेड़ होते हैं वहाँ पर, तो पेड़ वहाँ पर इतना डीप खोदते हैं नीचे, रूट्स उसके सिस्टम, और खुद ट्रंक में और लीव्स में पानी भरा रहता है, और थोड़ी थोड़ी मात्रा में छोड़ते रहते हैं, तो वो ट्रांसपीरेशन का साइकिल बहुत लंबे तक करते हैं, जिसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन में फॉरेस्ट का बहुत बड़ा हाथ है। क्लाउड्स फॉर्म करने के लिए मॉइस्चर चाहिए। मॉइस्चर आपका पृथ्वी के सतह के ऊपर, इतनी ही सतह गर्म हो सकती है, उसके बाद तो मॉइस्चर नहीं निकल सकता उसके अंदर, ये तो ड्राई हो गया, सब क्रैक हो गया मैक्सिमम। अब पानी पूरा का पूरा सन मार रहा है पृथ्वी को, इतनी सतह ड्राई हो गई है अभी और कोई मॉइस्चर नहीं बचा है, तो कहाँ से पानी उठाएगा? कहीं से भी नहीं। बट फॉरेस्ट होगा, फॉरेस्ट 100 मीटर नीचे तक पानी उसको भंडार के रखा है। नीचे एक्वीफायर्स होते हैं, नेचुरल एक्वीफायर्स कहते हैं उसको, छोटी छोटी पानी नीचे वाटर टेबल भी होता है, उसके अंदर तक टच करता है वो रूट्स उसके, तो वहाँ से पानी उठा करके लीव्स में लेकर के आता है, और वो ट्रांसपीरेशन के द्वारा ऊपर पानी उठता रहता है, इवेपोरेशन मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन बढ़ गया। फॉरेस्ट रेन लेके आता है, वो सही बात है। दो तरीके से, पहले तो वो ट्रीज़ इतने लंबे लंबे होते हैं तो हवा को रोकते हैं, जब हवा रोकते हैं तब पीछे से हवा आ रही है, दूसरी मॉइस्चर भरी, पीछे से दूसरी हवा आ रही है, मॉइस्चर भरी, यहाँ ट्री ने उसको रोक दिया हवा का प्रवाह को, वो क्या हो जाता है? पानी का बूंद बन जाता है, हैवी हो जाता है, गिर जाते हैं नीचे। समझ में? फॉरेस्ट में क्यों बारिश गिरती है रेगुलरली? हवा को रोक देते, पीछे से सेचुरेटेड एयर आ रही है, सेचुरेटेड समझ गए ना, पानी से भरपूर हवा आ रही है, कंटिन्यूसली आ रही है, ये पानी के हवा से मिक्स होकर के हैवी बन जाता है पानी का बूंद, वो नीचे आता है, नीचे आकर के टकरा पानी का बूंद बन गया, नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो फॉरेस्ट का रेन साइकिल में पूरा का पूरा एक हाथ है, बहुत इंटीग्रेटेड हाथ है, कि जब फॉरेस्ट होगा वहाँ पर रेन होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, ओके। इसमें डैम्स लिखे हैं, थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। डैम्स क्या होते हैं? हाँ,